आइए अभी 11वां चैप्टर हम पढ़ते हैं पॉलिटेक्निक का, ये तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु के तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। मतलब समझिए, एक वस्तु का ताप अधिक है, दूसरी वस्तु का ताप कम है, तो एक दूसरे के संपर्क में जब ले आएंगे तो क्या होता है, एक की देखिए क्या तापांतर, एक का ताप ज़्यादा है दूसरे का ताप कम है, तो क्या होता है जिसमें ताप ज़्यादा होता है उसमें से ऊष्मा निकल करके कम ताप वाले में जाती है। इसका मतलब ये क्या है, ऊष्मा यही है कि एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में के रूपांतरण के कारण उत्पन्न होती है, कि हो गई ऊष्मा। अब इसके बाद समझिए ताप। ताप क्या होता है, ताप किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण, है ना, गुण कौन सा, भौतिक गुण, किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जो ठंडेपन या गर्मपन की माप करता है। ठंडेपन या कितना ठंडा है कितना गर्म है, इस चीज का माप जिसके द्वारा होता है वो होता है ताप। अब ताप के पैमाने हमको पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, ताप के देखिए ताप के चार मुख्य पैमाने हैं। कितने, चार। कौन से, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। तो अब देखिए सेल्सियस क्या होता है इसको समझिए। सेल्सियस पैमाने पर उच्च बिंदु जो होता है 100, ठीक, अंश सेल्सियस, और निम्न बिंदु 0 अंश सेल्सियस होता है। केल्विन पैमाने पर उच्च बिंदु यानी अधिकतम ताप कितना होता है, केल्विन में 373 और निम्न होता है 273, ठीक है। और फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना बनेगा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर उच्च बिंदु कितना होता है 212 और निम्न बिंदु होता है 32। और र्यूमर पर कितना होता है, उच्च बिंदु 80 और निम्न बिंदु होता है 0। तो यहाँ हम र्यूमर लिख दे रहे हैं, अंश र्यूमर, ये अंश फ़ारेनहाइट, अंश फ़ारेनहाइट, ये अंश केल्विन, अंश केल्विन कर लीजिए, अंश सेल्सियस है ही। तो इसमें देखिए सेल्सियस में उच्च बिंदु, सब में उच्च बिंदु ऊपर हमने लिखा है, निम्न बिंदु नीचे लिखा है। तो अब देखिए परिभाषित कैसे करेंगे, सेल्सियस पैमाने के उच्च बिंदु और निम्न बिंदु के 100वें भाग को, कौन से भाग को, 100वें भाग को क्या कहते हैं हम, 100वें भाग को 1 सेल्सियस कहते हैं। उसी प्रकार से केल्विन पैमाने पर भी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, केल्विन पैमाने के उच्च बिंदु और निम्न बिंदु के अंतर के 100वें भाग को केल्विन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब फ़ारेनहाइट कह लीजिए। इसमें क्या होगा कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर उच्च बिंदु, फ़ारेनहाइट पैमाने के उच्च बिंदु और निम्न बिंदु के अंतर के कितने, 180वें भाग को क्या कहते हैं, फ़ारेनहाइट कहते हैं। अब एक र्यूमर क्या होगा, ये उसी प्रकार से इसको कहिए क्या होगा, बताइए बताइए क्या होगा, पांडे जी बताइए क्या होगा। र्यूमर पैमाने के उच्च बिंदु और निम्न बिंदु के अंतर के 80वें भाग को क्या कहते हैं, एक र्यूमर कहते हैं। अब देखिए ये परिभाषा हो गई इस प्रकार से। अब देखिए इसमें हम जो है फार्मूला निकालेंगे, जैसे एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलने के लिए। जैसे कभी कभी प्रश्न कहता है ना, सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को र्यूमर में, या केल्विन को फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में, किसी में भी बदलना है तो एक फार्मूला हम आसानी से निकालेंगे। देखिए क्या है, सेल्सियस के लिए फार्मूला बनेगा C और माइनस क्या करेंगे, निम्न बिंदु यानी 0 को घटाने से C ही आएगा, और बटे कितने भाग करना है, 100, ये हो गया। अब बराबर करिए यहाँ केल्विन वाला, तो केल्विन से क्या मिलेगा, देखिए केल्विन लिखेंगे माइनस निम्न बिंदु 273 बटे 100 हो गया, है ना। अच्छा अब यहाँ से बताइए क्या होगा, फ़ारेनहाइट यानी F लिख लीजिए, F माइनस कितना होगा, निम्न बिंदु 32 है, बटे कितना लिखना है, 180वें भाग को कहते हैं तो 180 कर लीजिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ये र्यूमर R माइनस 0, तो 0 करेंगे तब R ही होगा, R बटे कितना, 80। तो ये देखिए हमारा फार्मूला हो गया। अब इसको सरल करके इसके सरल फॉर्म में हम आप लिख सकते हैं, कैसे, देखिए ये जो है 0 सब में है, 0 कट जाएगा, 2 से भी सभी संख्याएं कट जाएंगी। इसका मतलब 20 से सबको काट दीजिए, 20 से सबको काट दीजिए तो क्या मिलेगा, C बटे यहाँ 20 से काटिए क्या मिलेगा, 20 25 100, है ना, 5 मिल जाएगा। 0 काटेंगे 2 से भाग दीजिए 5। अब बराबर यहाँ से K माइनस 200
73/100, इसमें भी जो है भाग देंगे तो 5 ही आएगा। यहाँ लिख लीजिए F - 32/20 से भाग देंगे, देखिए 0 कट गया, 2 से भाग दीजिए 9 हो गया, 9 दूनी 18। इसमें 20 से भाग दीजिए 4, 20 चौके 80। ये हो गया हमारा फार्मूला। इसकी सहायता से हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो और अच्छे से ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो एक बार फिर से परिभाषित कर लीजिए जल्दी जल्दी, क्या होगा? सेल्सियस पैमाने के उच्च बिंदु और निम्न बिंदु के अंतर के 100वें भाग को सेल्सियस कहते हैं। केल्विन क्या होगा? केल्विन पैमाने के उच्च बिंदु और निम्न बिंदु के अंतर के 100वें भाग को केल्विन कहते हैं। और फ़ारेनहाइट उच्च बिंदु 200 कितना है? 212। तो उच्च बिंदु और निम्न बिंदु के अंतर के 180वें भाग को, और इसमें क्या होगा? उच्च बिंदु और निम्न बिंदु के 80वें भाग को। तो याद रखिए सेल्सियस और केल्विन में 100 भाग करना है और फ़ारेनहाइट में 180, र्यूमर में 80 करना है, ये याद रखना है। अब इसके बाद तापमान तो भी आपको याद रखना पड़ेगा। सेल्सियस में अधिकतम कितना होता है, सब में कितना होता है, ये याद रखेंगे तो ये आसानी से जैसे बताया हमने उसी प्रकार से निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे ठोस, द्रव और गैस में प्रसार किस प्रकार से होता है। चलिए अब देखते हैं प्रसार। जब गर्म करते हैं किसी पदार्थ को तो क्या होता है, उसमें कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यानी उसमें प्रसार होता है, आयतन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए पदार्थ की अवस्था के आधार पर हमने पिछले वीडियो में बताया है 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में देखिए, ठोस में प्रसार किस प्रकार से हो सकता है, द्रव में किस प्रकार से हो सकता है और गैस में, ठीक। तो ठोस जो होता है वो देखिए लंबाई के रूप में यानी क्षण के रूप में भी हो सकता है। एक किनारे से पकड़ लीजिए आप, क्षण को इस प्रकार से ले सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब लंबाई के रूप में हो सकता है, ठीक। तो क्या द्रव को आप एक तरफ पकड़ करके ऐसे ले सकते हैं, पानी को हो नहीं ले सकते। इसका मतलब द्रव में रेखीय प्रसार नहीं होगा। अब देखेंगे इसके बाद ठोस में क्या होता है, रेखीय प्रसार होता है। और क्या क्या ठोसों में होता है अभी देखेंगे। पहले देख लीजिए रेखीय प्रसार किसमें हो सकता है ना। ठोस में तो हो सकता है, वो क्षण के रूप में हो सकता है, गर्म करेंगे तो लंबाई में वृद्धि होगी, रेखीय प्रसार होगा, है। अब इसके बाद द्रव में, द्रव को तो हम ऐसे पकड़ नहीं सकते, गैस को तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब द्रव और गैस में रेखीय प्रसार नहीं होगा। अब देखिए क्षेत्रीय प्रसार किसमें हो सकता है। तो देखिए ये ठोस पदार्थ जो है वो चादर के रूप में या समतल कागज की तरह रखा जा सकता है, क्या, ठोस ना। तो ठोस में भी जो है क्षेत्रीय प्रसार हो सकता है, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो सकती है, तो वो क्षेत्रीय प्रसार हो गया। अब इसके बाद समझिए द्रव में, द्रव में प्रसार जो है वो क्षेत्रीय होगा या नहीं होगा। मान लीजिए कोई पात्र लिए हैं आप, है ना, मान लीजिए बेलनाकार, ये आयताकार है, आयताकार पात्र, ये ऊपर तक ये भरा हुआ, देखिए ऐसे इस प्रकार से बना ले रहे हैं हम ऐसे। तो ये नीचे जो है ये आपका आयताकार है कुछ ऐसे, ठीक। तो अब ये देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों नीचे है। अब कितनी ऊंचाई तक इसमें पानी भरेंगे तो आप कुछ ऊंचाई तक तो जाएगा ही। नीचे यहाँ क्षेत्रफल है, कुछ ऊंचाई भी आ गई, इसका मतलब केवल क्षेत्रफल के रूप में नहीं हो सकता पानी भी। तो द्रव में भी क्षेत्रीय प्रसार नहीं होगा, केवल ठोसों में होगा। अब आयतन प्रसार यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में वृद्धि। तो देखिए ठोस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी गोलाकार है या ऐसा है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो उसमें आयतन प्रसार होगा। तो कोई ठोस हो तो उसमें आयतन प्रसार होगा, क्षेत्रीय प्रसार होगा, रेखीय प्रसार होगा, तीनों होगा। और यदि द्रव है तो उसमें क्या होगा, केवल आयतन प्रसार। गैस है तब भी क्या होगा, आयतन प्रसार ही होगा, है ना। तो यहां से हमको क्या स्पष्ट हुआ, ये स्पष्ट हुआ कि ठोसों में तीनों प्रकार के प्रसार होते हैं, द्रव और गैस में केवल आयतन प्रसार होता है। अब कैसे होता है द्रव गैस में उसको बाद में देखेंगे, पहले ठोस में किस प्रकार से प्रसार होता है और प्रसार गुणांक क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए रेखीय प्रसार यानी लंबाई में केवल जब वृद्धि होगी, गर्म करने पर, ठोस पदार्थ को गर्म करने पर जब उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार। तो हम मान ले रहे हैं कि यल लंबाई की एक क्षण है जिसका ताप डेल्टा टी बढ़ा देते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा यल हो जाती है। इस प्रकार समझ लीजिए, यल लंबाई की क्षण का ताप डेल्टा टी बढ़ाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा यल होती है। अब देखिए लंबाई में वृद्धि कब ज़्यादा होगी,
जब क्षण की लंबाई ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा वृद्धि करके मिला के ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब लंबाई में वृद्धि जो है ये डेल्टा यल, ये प्रारंभिक लंबाई के अनुपाती होगा। और साथ ही साथ जब गर्म करे हैं तब लंबाई में वृद्धि होगी, गर्म जब करेंगे तब लंबाई में वृद्धि होगी, तो ज़्यादा गर्म करेंगे तो ज़्यादा वृद्धि होगी, यानी डेल्टा टी पर भी निर्भर करेगी, यानी अनुक्रमानुपाती है। तो ताप ज़्यादा करेंगे यानी गर्म ज़्यादा करेंगे तो लंबाई में वृद्धि ज़्यादा होगी। लंबाई यदि प्रारंभ में ज़्यादा है तब भी लंबाई में वृद्धि अधिक होगी, ये मिल गया। अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए क्या करेंगे, डेल्टा यल बराबर, प्रोपोर्शनल निशान हटाइए, बराबर लगाइए और यहाँ आ जाएगा एल्फा यल डेल्टा टी। तो यहाँ से एल्फा बराबर क्या मिल जाएगा हमको, यल डेल्टा टी, देखिए ऊपर है उधर जाएगा तो नीचे कर देंगे, भाग हो जाएगा। तो डेल्टा यल बटे यल गुणे डेल्टा टी, यहाँ गुणे भी लगा सकते हैं, वैसे भी रहने दीजिए। तो ये हमारा मिल गया रेखीय प्रसार गुणांक। एल्फा क्या है, एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, जिसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए रेखीय प्रसार गुणांक को यदि आप परिभाषित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए यल बराबर एक मीटर लंबाई हो या एकांक लंबाई हो और ताप में वृद्धि भी 1 सेंटीग्रेड कर दीजिए, तो ये रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, डेल्टा यल बटे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 1 गुणे 1 1 ही आएगा। तो यहाँ से मिल गया एल्फा बराबर डेल्टा यल, यानी रेखीय प्रसार गुणांक जो है लंबाई में वृद्धि के बराबर तब होगा जब लंबाई 1 मीटर हो और 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया जाए। ठीक है। अब परिभाषित करिए कैसे, एकांक लंबाई की वस्तु का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए और कहिए क्या, एकांक लंबाई की वस्तु का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। चलिए बताइए प्रियंका क्या होगा, बोलिए साथ में क्या होगा, एकांक लंबाई की वस्तु का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला यहाँ क्षेत्रीय प्रसार गुणांक भी हम परिभाषित कर सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ना। चलिए, तो क्षेत्रीय प्रसार में देखिए अभी हमने बताया कि जब गर्म करने पर लंबाई में वृद्धि होती है तो रेखीय प्रसार, तो जब गर्म करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो क्षेत्रीय प्रसार। तो अब जैसे हमने यहाँ लंबाई माना है उसी प्रकार से यहाँ हम क्षेत्रफल मान लेंगे। क्या माने कि ए क्षेत्रफल की वस्तु का ताप डेल्टा टी बढ़ाने पर, ए क्षेत्रफल की वस्तु का ताप डेल्टा टी बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि यदि क्या होती है, डेल्टा ए होती है। ठीक उसी प्रकार से होती है। तो अब देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि किस बात पर निर्भर करेगी, अभी हमने जैसे बताया लंबाई में, ठीक उसी प्रकार से क्षेत्रफल में वृद्धि प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होगी। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का निशान हटाइए तो क्या मिलेगा, डेल्टा ए बराबर, अब यहाँ देखिए नियतांक जो है यहाँ एल्फा आया था रेखीय प्रसार गुणांक, यहाँ क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हम बीटा लिखेंगे, बीटा ए डेल्टा टी। ठीक, तो अब बीटा बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, बीटा बराबर ए डेल्टा टी, उधर लाइए क्या मिलेगा, डेल्टा ए बटे ए गुणे लगा दीजिए डेल्टा टी। तो ये हमारा हो गया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। यहाँ हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं, बीटा क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है। नियतांक मतलब एक ही वस्तु के लिए, अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग होगा। बीटा एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, जिसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक, अब आयतन प्रसार समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ से क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को अभी परिभाषित करना कैसे करेंगे, ठीक उसी प्रकार से कर लीजिए। क्या होगा कि इसकी क्षेत्रफल मान लेते हैं, किसी वस्तु का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग मीटर है। ठीक, और उसकी लंबाई में, उसके
ताप में वृद्धि कर रहे हैं 1 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 1 है और ताप में वृद्धि कितना किया 1 अंश सेंटीग्रेड। तो क्या आएगा बताइए, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर क्या मिलेगा, डेल्टा ए बटे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर डेल्टा ए मिल गया। तो यहाँ से परिभाषित करिए, कैसे करेंगे, जैसे वहाँ हमने किया था, एकांक क्षेत्रफल की वस्तु का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, क्या, एकांक क्षेत्रफल की वस्तु का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक, चलिए सीखा पांडे बताइए क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल की वस्तु का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय प्रसार गुणांक भी हो गया। अब ठीक इसी प्रकार से आयतन प्रसार गुणांक भी निकाल लीजिए। कैसे होगा, देखिए अभी क्षेत्रफल हमने a माना तो आयतन क्या मानेंगे, v मानेंगे। कैसे, v आयतन की वस्तु का ताप कितना बढ़ाना है, डेल्टा t बढ़ाने पर, आगे क्या लिखेंगे, उसके आयतन में वृद्धि डेल्टा v होती है। v आयतन की वस्तु का ताप डेल्टा t बढ़ाने पर उसके आयतन में वृद्धि यदि डेल्टा v होती है तो आयतन में वृद्धि ये किस बात पर निर्भर करेगी, आयतन में वृद्धि किस बात पर निर्भर करेगी, डेल्टा v प्रोपोर्शनल प्रारंभिक आयतन, और ताप ज़्यादा गर्म करेंगे तो ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार से डेल्टा t भी लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रोपोर्शनल हटा देंगे, डेल्टा v बराबर अल्फा बीटा, आपकी बार यहाँ लिखेंगे गामा लगा दीजिए, v डेल्टा t। तो गामा बराबर अब क्या आएगा, डेल्टा v बटे v गुणे डेल्टा t। ठीक है, अब ये क्या मिल गया हमको, यहाँ लिखेंगे ये गामा क्या है, एक क्या है, नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। बहुत बढ़िया, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक, अब आयतन प्रसार गुणांक परिभाषित कर लीजिए। कैसे करेंगे, मान लीजिए कि प्रारंभिक आयतन, किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन 1 घन मीटर है ना, आयतन कितना है, एकांक मान लीजिए, और ताप में वृद्धि कितना कर रहे हैं, 1 अंश सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, गामा बराबर, यानी आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर क्या मिलेगा, यही डेल्टा v, यानी आयतन में वृद्धि मिल जाएगी। तो परिभाषित करिए कैसे होगा, एकांक आयतन की वस्तु का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आयतन में जो वृद्धि होती है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, है ना। चलिए बोलिए साथ में क्या होगा, एकांक आयतन की वस्तु का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। तो इस प्रकार से रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक हो गया। अब देखिए तीनों में संबंध हम समझते हैं, आयतन प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन तीनों में संबंध। अल्फा, बीटा और गामा में संबंध, ये हमको पढ़ना है। ठीक, तो देखिए बीटा जो है वो ज्यादा होगा, गामा और ज्यादा होगा, है ना। तो बीटा, देखिए ये आप याद रखिए, ऐसे ज्यादा बताएंगे तो भूल जाएंगे, हमको फार्मूले से मतलब है। तो ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो होगा वो 2 गुना हो, रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होगा। रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है ना। अब इसी प्रकार से ये भी याद रखिए कि रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना, रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना क्या होता है, आयतन प्रसार गुणांक, यानी गामा। बस इतना याद रखिए, इसी से बना लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2। तो अब तीनों में क्या संबंध है, अल्फा, इस प्रकार लिखते हैं, अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा, कितने के अनुपात में है, अल्फा को यदि हम 1 मान लें तो बीटा कितना आएगा, अल्फा को 1 मानिए तो बीटा कितना आएगा, 1 रखिए, 2 गुणे 1 कितना होगा, 2 है।
और यहाँ कितना हो जाएगा गामा 3। ठीक, तो अल्फा बीटा गामा तीनों का अनुपात कितना हो गया 1:2:3। तो यही संबंध है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में। तो देखिए इसको कथन के रूप में यदि आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना क्या होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना क्या होता है आयतन प्रसार गुणांक होता है। और रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात 1:2:3 होता है। देखते हैं द्रवों का उष्मीय प्रसार, है ना। तो द्रवों का उष्मीय प्रसार क्या होता है, द्रव को जब गर्म करते हैं तो उसमें प्रसार होता है, ये द्रवों का उष्मीय प्रसार है। अब द्रव में प्रसार कैसे होगा, द्रव को गर्म करने के लिए किसी बर्तन यानी किसी पात्र में रख करके गर्म करना पड़ेगा, है ना। तो जब पात्र में रख करके गर्म करेंगे तो पात्र भी गर्म होगा, साथ साथ जल गर्म होगा, जल भी गर्म होगा यानी द्रव भी गर्म होगा। तो द्रव में प्रसार होगा तो साथ साथ बर्तन में भी प्रसार होगा। इसलिए द्रव में प्रसार 2 प्रकार से होता है, एक होता है आभासी प्रसार और दूसरा होता है वास्तविक प्रसार। पहला क्या हो गया आभासी प्रसार और दूसरा वास्तविक प्रसार। आभासी प्रसार कब होगा, जब केवल द्रव के प्रसार की गणना हम करेंगे, जब केवल द्रव के प्रसार की गणना करेंगे यानी बर्तन के प्रसार की गणना जब नहीं करेंगे तो उसमें जो प्रसार होगा वो आभासी होगा। और वास्तविक तब होगा जब बर्तन के साथ साथ द्रव के प्रसार की गणना की जाए, यानी कह लीजिए द्रव के साथ साथ बर्तन में भी होने वाले प्रसार की गणना जब करेंगे तो वास्तविक प्रसार होगा। ठीक, अब निकालते हैं हम आभासी प्रसार गुणांक। तो आभासी प्रसार गुणांक क्या होगा, देखिए अभी हमने बताया है कि द्रवों में जो प्रसार होता है वो केवल होता है आयतन प्रसार, रेखीय और क्षेत्रीय तो होता नहीं है। तो आयतन प्रसार को हम प्रदर्शित करते हैं गामा से। तो गामा आभासी के लिए ए कह लीजिए यानी ये पारेंट। तो ये आयतन प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि, है ना, अभी पिछले में निकाला हमने। तो यहाँ क्या हो जाएगा आभासी के लिए यहाँ लिखेंगे आभासी आयतन में वृद्धि यानी केवल द्रव के आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। ये हमारा हो गया आभासी प्रसार गुणांक। ठीक, अब इसके बाद निकालेंगे हम बर्तन का प्रसार गुणांक। निकाल लीजिए बर्तन का प्रसार गुणांक। तो बर्तन का प्रसार गुणांक क्या होगा गामा जी लिख दे रहे हैं। तो बर्तन में होने वाले प्रसार, बर्तन के आयतन में प्रसार, ठीक, डेल्टा वी जी लिख दे रहे हैं और बटे यहाँ भी जी लिखिए और बटे बर्तन का प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। ये हमारा हो गया बर्तन का प्रसार गुणांक। ठीक, अब निकालेंगे हम वास्तविक प्रसार गुणांक। वास्तविक प्रसार गुणांक क्या होगा, अभी हमने बताया बर्तन और द्रव दोनों के प्रसार। तो वास्तविक प्रसार गुणांक बराबर हो जाएगा आभासी प्रसार गुणांक धन आभासी प्रसार गुणांक धन बर्तन का प्रसार गुणांक, है ना, बर्तन का प्रसार गुणांक ऐसे कर लीजिए। तो वास्तविक प्रसार गुणांक क्या होगा गामा आर लिख दे रहे हैं रियल वाला, और आभासी प्रसार गुणांक क्या है गामा ए यानी केवल द्रव के प्रसार गुणांक, और बर्तन का प्रसार गुणांक गामा जी हो गया। अब यहाँ आप मान रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, तो रख लीजिए क्या मिलेगा गामा आर बराबर क्या होगा डेल्टा वी ए यानी केवल आयतन, केवल द्रव के आयतन में प्रसार बटे द्रव का प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि धन ये क्या होगा बर्तन वाला, तो यानी बर्तन के आयतन में वृद्धि बटे बर्तन का प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। ये हमारा हो गया वास्तविक प्रसार गुणांक। ये भी याद रखिए ये दोनों। ठीक,
तो इस प्रकार से द्रव में प्रसार हो गया। अब गैसों में प्रसार हम समझेंगे। गैसों में प्रसार के लिए क्या होता है, अब गैसों में प्रसार हम देखेंगे। गैसों में प्रसार क्या होता है, जब गर्म करते हैं गैसों को तो उस पर दाब, देखिए दाब बढ़ता है और आयतन बढ़ता है दोनों। जब दाब को स्थिर कर देंगे तो केवल आयतन बढ़ेगा, आयतन को स्थिर कर देंगे तो केवल दाब बढ़ेगा। इसको प्रैक्टिकली हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, दाब को स्थिर कर रहे हैं। तो स्थिर दाब पर दाब स्थिर कर दे रहे हैं, स्थिर दाब पर। ठीक, अब देखिए स्थिर दाब पर जब हम ताप को बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर क्या होता है, आयतन बढ़ता है। तो जब आयतन बढ़ता है तो आयतन प्रसार गुणांक हम निकालेंगे। आयतन में प्रसार होता, लिख दें, आयतन प्रसार होता है। ठीक, चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए दाब स्थिर कर दिया गया। देखिए घर पे खाना बन रहा है तो उसमें आपने एक पात्र लिया, उसमें खाना जो भी बनाना है, दाल चावल जो भी, तो उसको रख करके जब आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो गर्म होगा और उससे भाप निकलेगी। जब उसको ढक देते हैं तो क्या होता है, वो भाप निकलती, उस पर प्रेशर पड़ता है ना, यानी दाब बढ़ता है। जब गर्म करेंगे दाब बढ़ेगा और वो उसकी मात्रा भी बढ़। देखिए गैस दाब लगा रहा है ना, गैस को जगह चाहिए फैलने के लिए, यानी जितनी जगह लेता वही आयतन होता है। इसका मतलब जो जगह ले रहा है वो भी बढ़ रहा है, दाब भी बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो दोनों बढ़ रहा है। अब दाब को हमने स्थिर कर दिया। दाब को स्थिर कैसे करेंगे, उसको खोल दिया, पात्र को खोल दिया, तो जितनी जगह मिलेगी उतने आयतन में वो फैलता चला जाएगा। फिर से इसको समझिए, जैसे आप खड़े हैं, कोई धक्का आपको देने जा रहा है, धक्का दे रहा है, आप भी ऐसे पीछे पीछे हटते चले जाइए। धक्का दे रहा है, आप भी पीछे पीछे चले जाइए, तो क्या दाब लगेगा, नहीं लगेगा। आप रुके हो, धक्का दे रहा है तो दाब लगेगा, है ना। उसी प्रकार से उसको यदि हमने खोल दिया, पात्र को खोल दिया, बंद मतलब खाना बना रहे हैं उसको खोल दिया, फिर गर्म करेंगे तो प्रसार होगा। प्रसार होने पर क्या होगा, दाब लगेगा, और दाब लगेगा तो उस पर देखिए, उस जहां दाब लग रहा है उसको हमने खोल दिया, और जब खोल देंगे तो फैलने लगेगा, दाब स्थिर है। ठीक, तो स्थिर दाब पर आयतन बढ़ेगा। ठीक, अब दूसरी बात देख लेते हैं, जब स्थिर आयतन हो, यहां हम लिख दे रहे हैं स्थिर आयतन पर क्या होगा भाई, ताप बढ़ाने पर, जब स्थिर आयतन पर हम ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, बढ़ाने पर दाब बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, अभी देख रहे हैं। दाब में वृद्धि होती है, दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, कैसे होती है, देखिए आयतन को स्थिर कर दिया, मतलब कुकर में खाना बना रहे हैं उसको बंद कर दिया है अच्छे से, है ना, अच्छे से बंद कर दिया। अब गर्म करेंगे, देखिए उस पर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आपने बंद कर दिया, मतलब आयतन उसका स्थिर हो गया। जितनी जगह चाहिए उतने जगह है, आप खोल नहीं रहे हो उसको, है ना, तो दाब जो है उस पर बढ़ता चला जाएगा, दाब बढ़ता चला जाएगा। जब ताप बढ़ाएंगे मतलब उसमें आग गर्म करेंगे, है ना, गैस को ऑन करेंगे, उसमें लाइट लगाएंगे, मतलब जलाएंगे उसको, तभी जो है वो गर्म होगा और खाना पकेगा। दाब बढ़ता है, और दाब बढ़ने पर क्या होता है, दाब बढ़ने पर क्या होता है, दाब में प्रसार होता है, आयतन स्थिर है। कब, जब उसको हमने बंद कर दिया, और जब खुला छोड़ दिया तब क्या होगा, दाब स्थिर हो जाएगा, आयतन में प्रसार होगा। ठीक है, तो अब देखिए आयतन प्रसार होता है तो आयतन प्रसार गुणांक हम निकालेंगे यहाँ से। तो आयतन प्रसार गुणांक देखिए, स्थिर दाब पर हम लिखेंगे, स्थिर दाब पर, इसको मिटा दे रहे हैं, समझते रहिए, स्थिर दाब पर आयतन प्रसार गुणांक, क्या, आयतन। गैसों में भी हमने बताया अभी ना कि केवल आयतन प्रसार होता है, आयतन प्रसार गुणांक, इसको भी गामा से ही प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो अब देखिए आयतन प्रसार गुणांक, स्थिर दाब पर आयतन में वृद्धि होती, यानी आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि, ये हो गया स्थिर दाब पर आयतन प्रसार गुणांक। अब यहाँ क्या करेंगे, स्थिर आयतन पर यहाँ होगा दाब प्रसार गुणांक, यहाँ क्या होगा, दाब प्रसार गुणांक क्या मिलेगा, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं,
स्थिर आयतन पर दाब प्रसार गुणांक कितना आएगा, इसको भी लिखिए, इसको देखिए बीटा से प्रेरित करेंगे, बीटा बराबर वही बात, अब दाब में वृद्धि होगी, क्या होगी, दाब में वृद्धि बटे प्रारंभिक दाब गुणे ताप में वृद्धि, ये हमारा हो गया स्थिर आयतन पर दाब प्रसार गुणांक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हो गया गैसों में प्रसार। ठीक, अब इसके बाद द्रव में समझ लीजिए थोड़ा सा, द्रव में कुछ विशेष प्रक्रियाएं होती हैं इसको गर्म करने पर। देखिए द्रव को जब गर्म करेंगे, सीधी बात आप जान रहे हैं, द्रव को गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा, घनत्व तो घटेगा। आयतन यदि बढ़ गया, देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। इसका मतलब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, आयतन बढ़ेगा घनत्व घटेगा, आयतन यदि घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, है ना। तो कम जगह में यदि द्रव्यमान होगा तो घनत्व बढ़ गया, ये सब आप जान चुके हैं। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, द्रव में कैसे होता है कि 0 सेंटीग्रेड, ध्यान दीजिए 0 सेंटीग्रेड पर ये बर्फ बन गया है ना, तो हमको तो लग रहा है जब ठंडा करेंगे, द्रव को ठंडा करेंगे तो कण पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो आयतन कम हो जाएगा, पास पास आएंगे आयतन कम हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। तो 0 सेंटीग्रेड पर होना चाहिए घनत्व अधिक, लेकिन 0 सेंटीग्रेड से 4 अंश सेंटीग्रेड तक, 4 अंश सेंटीग्रेड तक जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, आयतन घटता है घनत्व बढ़ता है, आयतन घटता है, आयतन घटता है और घनत्व जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, अब इसके बाद 4 से ज़्यादा जब गर्म कर दें, 4 अंश सेंटीग्रेड से 100 अंश सेंटीग्रेड तक जब इसको गर्म करेंगे, ध्यान दीजिए 4 अंश सेंटीग्रेड से ज़्यादा, कितना, द्रव है, शुद्ध द्रव है तो 100 अंश सेंटीग्रेड से ज़्यादा तो गर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं गर्म हो सकता, 100 से ज़्यादा गर्म करेंगे तो द्रव गैस में बदलने लगेगा, है ना। तो 4 अंश सेंटीग्रेड से 100 अंश सेंटीग्रेड तक जब आप गर्म करेंगे तो बताइए क्या होगा, गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन क्या होता है, बढ़ता है, आयतन बढ़ता है और घनत्व तो क्या होता है, घटता है। ये असामान्य व्यवहार है द्रव का, है ना, असामान्य व्यवहार, सामान्य तरीके से ये व्यवहार नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ना चाहिए, लेकिन 0 सेंटीग्रेड से 4 सेंटीग्रेड तक जब बढ़ाएंगे ताप तो आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। इसका मतलब इससे आपको क्या स्पष्ट मिला बताइए थोड़ा सा हमको, कि 4 अंश सेंटीग्रेड, देखिए यहाँ हमको ये मिला कि 4 अंश सेंटीग्रेड पर द्रव का घनत्व अधिक, है ना, 4 अंश सेंटीग्रेड पर द्रव का घनत्व अधिक और घनत्व अधिक और आयतन कम होता है। ठीक, और 100 अंश सेंटीग्रेड पर आयतन अधिक और घनत्व कम होता है। ठीक, इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में।